नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नागरिक के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सरकार की नीतियां उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं, कैसे एक पूरा आकार दे सकती हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हम चलेंगे भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, और वहाँ की जो बहुत बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। इन योजनाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम एक नागरिक की पूरी जीवन यात्रा के नजरिए से इन्हें देखेंगे, मतलब जन्म से लेके बुढ़ापे तक, एक कहानी की तरह। इससे हमें ये समझ आएगा कि ये जो सुरक्षा का एक पूरा ताना बाना बुना गया है वो कितना बड़ा है, और इसके पीछे की सोच क्या है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है जन्म के साथ। देखिए, किसी भी समाज की नींव उसके बच्चे ही तो होते हैं, है ना? उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, और उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं हैं वो इसी नींव को मजबूत करने पर जोर देती हैं। और इसमें एक खास फोकस है बालिकाओं पर। और इसी फोकस की सबसे बड़ी मिसाल है कन्या सुमंगला योजना। अब देखिए, ये सिर्फ पैसे देने वाली कोई आम स्कीम नहीं है। इसका जो डिजाइन है वो बड़ा अनोखा है। इसे सीधे सीधे एक लड़की की पढ़ाई और उसकी सेहत से जोड़ दिया गया है। और इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसके बजट से लगा सकते हैं। लेकिन असली जो खूबसूरती है स्कीम की, वो इसके पैसे देने के तरीके में है। तो देखिए, होता यह है कि जो 15,000 रुपए की कुल मदद है वो एक बार में नहीं दी जाती। इसे अलग अलग किश्तों में बांटा गया है, और हर किश्त एक लड़की की जिंदगी के सबसे जरूरी पड़ाव से जुड़ी है, जैसे जन्म पर, फिर टीकाकरण पर, फिर पहली क्लास में एडमिशन, छठी में, 9वीं में, और फिर ग्रेजुएशन तक। अब मकसद बिल्कुल साफ है, परिवार को लगातार ये प्रोत्साहन मिलता रहे कि बेटी की सेहत का भी ख्याल रखे और उसकी पढ़ाई भी ना छूटे। और हाँ, इस योजना में एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है। इसमें जुड़वा बच्चों के जन्म का भी ख्याल रखा गया है। मान लीजिए पहले एक बच्चा है और फिर जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, तो उस स्थिति में तीनों बेटियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। ये एक ऐसी छोटी सी बारीकी है जो इसे खास बनाती है, और कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पर सवाल आ जाता है। ठीक है, तो बचपन और शुरुआती पढ़ाई के बाद अब ये नागरिक युवा हो चुका है, और जाहिर है अब चुनौतियां भी बदल गई हैं। अब फोकस आ जाता है हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, और सबसे जरूरी रोजगार पर। अब जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हम सब जानते हैं कि इनकी कोचिंग कितनी महंगी होती है। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। सोचिए, इसमें जो मौजूदा आईएएस और आईपीएस अफसर हैं वो खुद आकर फ्री कोचिंग और मेंटरशिप देते हैं। कोशिश यह है कि सबको एक बराबर मौका मिल सके। अच्छा, अब आते हैं रोजगार की चुनौती पर। यहाँ सरकार की सोच दो तरफा है। एक तरफ है वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो जो नौकरी बनाना चाहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर। तो जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसका फंडिंग मॉडल बड़ा मजेदार है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी तीनों मिलकर एक मासिक स्टाइपेंड देते हैं। इससे क्या होता है, प्राइवेट कंपनियों के लिए नए ग्रेजुएट्स को काम पे रखकर उन्हें ट्रेन करना काफी आसान हो जाता है। और फिर बात करते हैं उन युवाओं की जो खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें सरकार बहुत ही कम ब्याज दर पर, मतलब सब्सिडी पर 25 लाख रुपए तक का लोन देती है, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, और हाँ, दूसरों के लिए भी नौकरियां बना सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की, यानी कि यहाँ के मजदूरों और किसानों की। यहाँ पर कुछ योजनाओं की बारीकी देखिए जरा। जैसे ये मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्हें मिलने वाले फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि मजदूर पुरुष है या महिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, पैदा होने वाले बच्चे के लिंग पर भी फायदे अलग अलग हैं। साफ साफ दिख रहा है कि बेटी के जन्म पर बेटे के मुकाबले ज्यादा आर्थिक मदद दी जा रही है। ये एक बहुत सीधा और स्पष्ट प्रोत्साहन है। अब अगर हम कृषि क्षेत्र की तरफ देखें तो यहाँ भी लक्ष्य उतने ही बड़े हैं। जैसे नंद बाबा दुग्ध मिशन को ही ले लीजिए। 5 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट, और मकसद है कि गांव-गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटियों का एक जाल बिछाकर उत्तर प्रदेश को दूध उत्पादन में सबसे आगे ले जाया जाए। देखिए, खेती किसानी का काम जोखिमों से भरा होता है। खेत में काम करते हुए सांप के काटने से लेकर कहीं आने जाने में सड़क दुर्घटना तक कुछ भी हो सकता है। इन्हीं सब खतरों को ध्यान में रखते हुए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना बनाई गई है।
और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ जमीन वाले किसानों को ही नहीं बल्कि भूमिहीन किसानों को भी कवर करती है और उनके परिवारों को एक बहुत जरूरी आर्थिक सुरक्षा देती है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उस बड़े सुरक्षा कवच को देखेंगे जो समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए बनाया गया है, हमारे बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन। इसमें एक योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए सरकार सामूहिक विवाह करवाती है। और जो आर्थिक मदद दी जाती है उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे दुल्हन के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। ये उसे आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की एक सीधी कोशिश है। इस पूरे सुरक्षा कवच का एक बहुत बड़ा और मजबूत स्तंभ है पेंशन योजनाएं। इसमें निराश्रित विधवाओं को, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को और दिव्यांगजनों को, इन सभी को 1000 रुपये महीने की एक स्टैंडर्ड पेंशन दी जाती है। और इन योजनाओं का पैमाना कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन योजना ही, जो कि काफी पुरानी स्कीम है, उसके लाभार्थियों की संख्या लाखों में है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि जब हम इन सभी योजनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़कर एक पूरा जाल बनाती हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे एक नागरिक को उसकी जिंदगी के हर अहम मोड़ पर सहारा देने के लिए बनाया गया है। तो ये पूरी यात्रा हमें एक कल्याणकारी राज्य बनाने का एक बहुत साफ इरादा तो दिखाती है, पर साथ ही ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि कागज पर इतनी अच्छी दिखने वाली ये विशाल और महत्वाकांक्षी योजनाएं जमीन पर असल में कितना असर डाल पाती हैं।